Emergency, darkest phase of Indian democracy. 28 जून 1975 की सुबह हाथ में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए जब न्यूज़पेपर खोला तो अरे ये क्या, एडिटोरियल पेज तो ब्लैंक है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश के चार स्तंभ में से एक माना जाता है प्रेस यानी मीडिया को। लेकिन देश में एक समय ऐसा भी आया जब लोकतंत्र के इसी चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया, और इसके पीछे की वजह थी देश में लगी इमरजेंसी। जी हाँ, वही इमरजेंसी जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहकर याद किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि 1975 में इमरजेंसी लगने के पीछे क्या कारण थे, उस वक्त देश में सिचुएशन कैसी थी, साथ ही ये कि इमरजेंसी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में इमरजेंसी को लगाया क्यों गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी 26 जून साल 1975 की सुबह बाकी दिनों की तरह आम नहीं थी। इस दिन सुबह तो हुई थी, लेकिन लोगों की आवाज गुम हो चुकी थी। लोग अंधेरी कोठरी में बंद थे। 25 जून की वो रात बहुत लंबी हो गई थी। 26 जून की सुबह के 3 बज रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वेस्ट बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत वर्मा ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाना है, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले ही देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। एड्रेस ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के नाम संदेश की तैयारी हो रही थी। और सुबह के 8 बजे हमेशा की तरह जब न्यूज सुनने के लिए लोगों ने रेडियो ऑन किया तो न्यूज एंकर की जगह पीएम इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश सुनाया, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। संदेश में इंदिरा ने कहा कि भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, बट कॉमन पीपल नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस। पूरा देश ये सुनकर हैरान रह गया था। बीते 8 घंटों में आजाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन इमरजेंसी लगाने के पीछे आखिर वजह क्या थी? आइए समझते हैं। What were the reasons for the emergency? सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल रीजंस की। कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी। इंदिरा गांधी साल 1971 का इलेक्शन गरीबी हटाओ के नारे के साथ लड़ती हैं और रायबरेली विधानसभा सीट से उन्हें जीत मिलती है। इस इलेक्शन में उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर राजनारायण को बहुत ही बड़ी संख्या से हराया था। इसी साल दिसंबर में इंडो पाक वॉर में इंडिया को बड़ी जीत हासिल हुई। जीत का सेहरा पीएम इंदिरा गांधी के सर बांधा गया। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया और इन राज्यों में भी चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इन सभी राज्यों में इंदिरा की कांग्रेस को जीत मिली। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत पर इंदिरा की कांग्रेस का ही रूल था और इसके साथ शुरू हुआ इंदिरा का राज। इंदिरा सब कुछ धीरे धीरे चेंज कर रही थी। इंदिरा इस वक्त काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। अपनी पॉपुलैरिटी को भुनाते हुए उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। एक था प्रिवी पर्स का खात्मा और दूसरा बैंक्स का नेशनलाइजेशन। हालांकि उनके इन फैसलों से एक बड़ा वर्ग असहमत था। इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पीएम इंदिरा गांधी के इन दोनों ही फैसलों को खारिज कर दिया। पीएम इंदिरा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थी। इसके बाद उन्होंने इस जुडिशियल ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रास्ता अपनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन में 24th और 25th अमेंडमेंट लेकर आई। 5 नवंबर 1971 को 24th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कहा गया कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस ला सकती है, और 1972 के अप्रैल में 25th अमेंडमेंट लाया गया। इसके तहत प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया और कहा गया कि पब्लिक यूज के लिए अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है तो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट सरकार ही तय करेगी। उसमें कोर्ट्स किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती।
इन अमेंडमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और लैंडमार्क केस केशवानंद भारती में कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। इसके बाद कोर्ट की पावर्स वापस से रिस्टोर हो चुकी थी और कहीं न कहीं इंदिरा गांधी का जुडिशरी से टसल बढ़ता जा रहा था। मूवमेंट इन गुजरात एंड बिहार। इसके अलावा दोस्तों, इंदिरा जिन वादों की वजह से पीएम बनी थी उन्हें वो कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पा रही थी। देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी, करप्शन, महंगाई, जमाखोरी अपने चरम पर थे। कई राज्यों में सूखा पड़ गया था, उनमें से ही एक राज्य गुजरात था। ऐसे हालातों में लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था और ये गुस्सा फूटा 20 नवंबर 1973 को, जब एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने बढ़े हुए खाने के रेट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उधर बिहार में नारा गूंजा, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। 18 मार्च 1974 को बिहार में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और बिहार विधानसभा का घेराव किया, जिसमें पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट्स मारे गए। जब इसकी खबर जनता में पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नतीजतन 23 मार्च 1974 को बिहार बंद का ऐलान किया गया। सरकार ने प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन ने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी एक फ्रीडम फाइटर थे और राजनीति से दूर रहकर समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन जेपी दूर से खड़े हुए सब होता हुआ देख रहे थे। जेपी ने स्टूडेंट यूनियन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और देश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी। उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की घोषणा कर दी। मई 1974 से शुरू हुआ यह आंदोलन 3 महीनों तक चला। इसे लगभग 1 लाख रेलवे कर्मचारियों ने सपोर्ट किया। इस तरह बिहार और गुजरात से चला यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। उस वक्त देश की राजनीति 2 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक तरफ पीएम इंदिरा थी तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया, और वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर। आइए जानते हैं ये क्या ऑर्डर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर। देश में सरकारें आम लोगों से लगातार दूर होती चली जा रही थीं। साल 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ। पिटिशनर राजनारायण, ये वही नाम था जिसने लगभग 3.5 साल पहले यानी 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दायर की थी, और वो थी पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। इसमें आरोप लगाया गया था कि पीएम इंदिरा ने इलेक्शन में अनफेयर मीन्स का यूज किया है और इसलिए उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। आजाद भारत में ये पहली बार हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर पद पर रहते हुए कोर्ट में पेश हुआ हो। 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मार्च 1971 के इलेक्शन में करप्शन के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने भारत की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून 1975 यानी इमरजेंसी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कैंसिल करने के फैसले को सही बताया, लेकिन इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में तो जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी, और ये इमरजेंसी के जस्ट 2 दिन पहले हुआ था। उधर जेबी आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में तेज हो गया था। कोर्ट की जजमेंट के बाद इसके और ज्यादा उग्र होने के आसार साफ नजर आ रहे थे। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ऑपोजिशन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान कर दिया कि अगर इंदिरा अपना पद नहीं छोड़ती हैं तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान इस रैली में पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों का हुजूम जेपी का भाषण सुनने के लिए आया था। चारों ओर चेहरे ही चेहरे थे, भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने यहीं से नारा दिया, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। इंदिरा को डर था कि जयप्रकाश के आह्वान पर सेना तख्ता पलट न कर दे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखते हुए अपने कंसल्टेंट से सलाह ली और देश में 25 जून की आधी रात को नेशनल इमरजेंसी लगा दी। लेकिन इन सबसे अलग इंदिरा गांधी ने इसके पीछे कुछ और ही वजह बताई।
आइए देखते हैं वो क्या थी। इंदिरा गांधी मेंशन्ड 3 रीजंस फॉर द इमरजेंसी इन 1975। 1975 में इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी ने 3 वजह बताई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि भारत में 21 मंथ तक चलने वाली इस इमरजेंसी का मेन मोटिव देश में फैले इनर टर्मोइल यानी आंतरिक अशांति को कंट्रोल करना था। इसलिए देश भर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सस्पेंड किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगाई गई। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 वजहों का जिक्र किया था और इमरजेंसी को सही बताया था। पहली वजह देते हुए उन्होंने कहा, देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी वजह देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार हैं कि देश में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैकवर्ड क्लासेस, अंडर प्रिविलेज्ड के विकास की जरूरत है। और तीसरी वजह बताते हुए इंदिरा गांधी ने यह कहा कि विदेशों से आने वाली शक्तियां भारत को अनस्टेबल और वीक कर सकती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जिस जयप्रकाश नारायण को देश के लिए खतरा बता रही थी, ये वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्हें कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और ये वही जयप्रकाश नारायण थे जो कभी इंदिरा गांधी को मेरी प्यारी इंदु कहकर सलाह दिया करते थे। ये वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। और ये वही जयप्रकाश नारायण थे जो इस वक्त देश के सबसे बड़े नेता थे। दोस्तों, इमरजेंसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर लगा सबसे काला गहरा धब्बा है। इस इमरजेंसी के पीछे की असली वजह कौन रहा? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या कोई और ही? पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का यूज करके देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पीएम इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंडर देश में इंटरनल इमरजेंसी लागू की थी। दोस्तों, इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन है जिसका इस्तेमाल सरकार तब कर सकती है जब देश किसी इंटरनल, एक्सटर्नल या फाइनेंशियल खतरे का सामना कर रहा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है। इमरजेंसी के वक्त देश के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं। देश में इमरजेंसी केवल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही लगा सकता है। बता दें कि इससे पहले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के समय 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान और 1971 इंडो पाक वॉर के समय भी आर्टिकल 352(1) के अंडर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। पहला, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, दूसरा प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अभी तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, लेकिन इमरजेंसी के इन प्रोविजंस की जरूरत क्या है? तो बता दें कि इंडिया जब आजाद हुआ तो उस वक्त संविधान को बनाने वालों ने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को इमेजिन करते हुए इस तरह का प्रावधान बनाया था जिससे संकट के ऐसे किसी वक्त में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा कभी खतरे में न पड़े। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी रोक टोक के सीरियस डिस्कशंस ले सकती है और किसी भी परिस्थिति से देश को उबार सकती है। इंदिरा गांधी ने इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आइए अब जानते हैं उनके इस फैसले के क्या परिणाम देखने को मिले। इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। 25 जून की रात को पीएम इंदिरा गांधी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लगाने की बात कही। प्रेसिडेंट ने तुरंत ही लेटर पर साइन कर दिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी ने इससे पहले अपने कैबिनेट मिनिस्टर से कोई सलाह मशवरा करना तो दूर, उन्हें इस बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को ही तमाम न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, आधी रात को ही सोते हुए लोगों को जगाकर कहीं और ले जाया जाने लगा। हर तरफ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। मीसा और डीआईआर जैसे एक्ट्स के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा आम लोगों को, जिनमें 11,000 ऑपोजिशन लीडर्स शामिल थे, अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। इंदिरा को जिन ऑपोजिशन लीडर्स से खतरा महसूस हो रहा था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव आदि, सभी को आधी रात को ही उठा लिया गया था। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता जेपी को भी अरेस्ट कर लिया गया
उन्होंने कहाँ सोचा होगा कि आजादी के बाद भी उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा। इन सब के साथ ही सरकार ने नजरबंदी कानून का इस्तेमाल काफी बड़े लेवल पर किया। जिन लोगों की इस वक्त गिरफ्तारी हुई थी वो लोग बेल के लिए पिटीशन भी नहीं डाल सकते थे। इसी बीच इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का कार्यभार गुजराल से लेकर संजय गांधी के चहेते विद्याचरण शुक्ल को दे दिया गया। शुक्ला ने सेंसरशिप की बागडोर अपने हाथों में ले ली, जिसके बाद प्रेस सेंसरशिप का भयानक दौर शुरू हुआ। अखबार छापने से पहले उसकी हर चीज पर नजर रखी जाने लगी। अगर कुछ अखबारों को छोड़ दें तो पूरी की पूरी मीडिया इंदिरा गांधी के आगे झुकती नजर आ रही थी। इस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मीडिया को झुकने को कहा था और वो रेंगने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से मीडिया हाउसेस सरकार की चाटुकारिता करने लग गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका लगातार विरोध कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे बहुत से न्यूज़पेपर्स ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। सरकार ने जिन न्यूज़ को छापने से रोका था उनकी जगह न्यूज़पेपर में खाली छोड़ दी जाती थी, जिससे लोगों तक सेंसरशिप का सही अंदाजा पहुंच सके। इमरजेंसी की गाज केवल भारतीय पत्रकारों पर ही नहीं बल्कि विदेशी पत्रकारों पर भी गिरी। विदेशी अखबारों के मालिकों को उनकी खबरों के लिए अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें देश से निकाला जाने लगा। इसमें सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार के लुइस एम सिमंस थे, क्योंकि उन्होंने संजय गांधी एंड हिज मदर नाम से एक आर्टिकल लिखा था। इसी तरह बीबीसी के मार्क टली को भी इंडिया छोड़कर जाना पड़ा था। इस तरह से जेल एक तरह से राजनीति की पाठशाला बन गई थी। बड़े नेताओं के साथ जेल में युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। मीडिया रिपोर्ट और इतिहासकारों ने इस इमरजेंसी को कंट्रोवर्शियल और अनडेमोक्रेटिक कहा। इसे लागू करने के बाद राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी के घोर विरोधी जेपी ने इसे भारत के लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय कहा। इमरजेंसी ने देश के राजनीतिक दलों से लेकर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को तो हिलाकर रखा ही हुआ था। दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडा लागू कर दिया था। उनमें थे फैमिली प्लानिंग, एलिमिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, एडल्ट एजुकेशन, प्लांटिंग ट्रीज, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन इस एजेंडा में सबसे ज्यादा भयानक था स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी का फैसला। इस फैसले ने इसे राजनीतिक गलियारों से निकालकर आम जन के निजी जीवन तक पहुंचा दिया। जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे, फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में इमरजेंसी के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा थी, और वो था यही जबरदस्ती चलाया जा रहा स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करा दी गई। इनमें 16 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। यही नहीं, गलत ऑपरेशन और ठीक इलाज न मिलने की वजह से करीब 2000 लोग मारे गए। संजय गांधी का ये मिशन जर्मनी में हिटलर के शासन में चलाए गए नसबंदी अभियान से भी ज्यादा भयानक था, जिसमें करीब 4 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। इसके साथ ही संजय गांधी ने सुंदरीकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। जो लोग इसके रास्ते में आए उन पर गोली तक चलवा दी गई। आप सोच सकते हैं कि निरंकुशता की किस हद तक सरकार जा रही थी। खैर, हर काली रात की सुबह जरूर होती है। एक समय के बाद इमरजेंसी का भी अंत हुआ। आइए जानते हैं चेंज आफ्टर इमरजेंसी। 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आखिरकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटाने का ऐलान कर दिया। उन्हें सलाह दी गई थी कि इस समय अगर इमरजेंसी को हटाकर इलेक्शन करा दिए जाएं तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी की सरकार और कांग्रेस को भारी पड़ा। इसके बाद हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई की लीडरशिप में देश में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार आते ही इमरजेंसी प्रोविजंस के मिसयूज पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इमरजेंसी प्रोविजन के मिसयूज को रोकने की व्यवस्था की गई और साथ ही इसके द्वारा आपातकाल के दौरान हुए 42nd अमेंडमेंट की कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 43वें संविधान संशोधन के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वापस दे दिए गए। इमरजेंसी के 21 महीनों में इंदिरा गांधी बेहद ताकतवर सत्ताधारी बनी रहीं, लेकिन इसके खिलाफ उठी आवाज ने जल्द ही अधिनायकवाद के गुरूर को तोड़कर रख दिया।
इमरजेंसी ने देश को एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी दिया कि इमरजेंसी के बाद ही देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। ये कोई एक दल की सरकार नहीं थी, बल्कि जनता के ही समर्थन में उठी उस विपक्ष की सरकार थी जिसको दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र इमरजेंसी के बाद और मजबूत बनकर खड़ा हुआ था। कंक्लूजन, राजनीतिक तौर पर देखें तो इमरजेंसी का ये एपिसोड सबको ये सबक देता है कि चाहे आप कितने भी पॉपुलर हो जाएं, अगर आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हो तो आपका हर दाव उल्टा पड़ जाता है। लोकतंत्र में जनता की इसी शक्ति को राजनेता हमेशा याद रखते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के विरोध में मीडिया का योगदान भी हमेशा याद रखा जाता है। इमरजेंसी के काले अंधकार के हटने के बाद भारतीय राजनीति और ज्यादा परिपक्व होती नजर आई। हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।